बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने फ़िज़िक्स का टॉपिक पढ़ना है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन के बारे में जानने से पहले हम रैंडम मोशन के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सी हरकत होती है। As we know, the motion of insects and birds is irregular. That's why the disordered or irregular motion of an object is called random motion. जैसा कि हम जानते हैं कि हशरात और परिंदों की जो हरकत होती है वो बेकायदा होती है, इसलिए जो बेकायदा और बेतरतीब हरकत होती है किसी भी चीज़ की वो रैंडम मोशन कहलाती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, रैंडम यानी कि बिल्कुल ही बेकायदा, कभी इधर को हरकत कभी उधर को, और इसी तरह से उनकी मोशन जारी रहती है। तो जो एक तरतीब के बग़ैर हरकत होती है जैसे परिंदों की और कीड़े मकोड़ों की, तो उस तरह की हरकत को हम रैंडम मोशन कहते हैं। अब हम ब्राउनियन मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज़ कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। अब जो रैंडम मोशन है गैस की मॉलिक्यूल्स की, उसको हम ब्राउनियन मोशन बोलेंगे। और इसका नाम क्यों है ब्राउनियन मोशन? इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मोशन भी इसको कहते हैं और ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं। डायग्राम। स्टूडेंट्स, देखिए, एक हमारे पास पार्टिकल है जो कभी कहीं को मूव कर रहा है, कभी कहीं मूव कर रहा है। इसकी हरकत जो है वो बिल्कुल ही इरेगुलर है, और ये डायग्राम यही शो करवा रही है कि जो इरेगुलर मोशन होती है उसी को ही हम रैंडम मोशन बोलते हैं, और रैंडम मोशन को ही हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं या फिर ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। हिस्ट्री इसकी देख लेते हैं कि इसको ब्राउनियन क्यों कहा जाता है। Brownian motion is named after the Scottish botanist Robert Brown, who first observed that pollen grains move in random directions when placed in water. यानी ब्रोनियन मोशन का नाम एक स्कॉटिश बोटेनिस्ट था, रॉबर्ट ब्राउन, उसके नाम पे रखा गया, जिसने सबसे पहले ये ऑब्ज़र्व किया, ये मुशाहदा किया कि पोलन ग्रेन्स को जब पानी के अंदर रखा जाता है तो उनकी मूवमेंट भी इरेगुलर होती है। कोई पोलन ग्रेन कहीं को मूव कर रहा है, कोई कहीं मूव कर रहा है और कोई कहीं मूव कर रहा है। ये स्कॉटिश का था, ये स्कॉटलैंड का रहने वाला था, स्कॉटिश बोटानिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। उसी के नेम पे इसका नाम ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मूवमेंट पड़ा, क्योंकि इसी ने ही सबसे पहले मुशाहिदा किया था इस मूवमेंट का। दिस इज़ कास्ड बाय द कोलाइजन्स बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल्स। अब ये हरकत क्यों थी पोलन ग्रेन्स की? क्योंकि जो फ्लूइड पार्टिकल्स थे, जो पानी के ज़रात थे, वो आपस में टकरा रहे थे। उनके टकराने की वजह से जो पोलन ग्रेन्स थे उनकी मूवमेंट इधर उधर हो रही थी, इरेगुलर हो रही थी। एक्सप्लेनेशन, इसकी वजाहत देखते हैं हम अभी। The Brownian motion of a gas or liquid molecules along a zigzag path is also an example of random motion. कह रहे हैं कि गैस की और जो लिक्विड की मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड है, वो उनकी जो हरकत होती है वो एक जिग जैग पाथ की तरह होती है, और उसी को ही रैंडम मोशन भी बोलते हैं। यानी गैस और पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब भी जिग जैग हरकत करते हैं, इरेगुलर मूवमेंट होती है उनकी। द मोशन ऑफ स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर इज़ आल्सो इरेगुलर। जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं भी आग लगी हुई और लकड़ियाँ जल रही हों तो जो धुआं होता है वो भी फैल रहा होता है इधर उधर, उसकी भी कोई एक ख़ास डायरेक्शन नहीं होती, एक ख़ास उसकी सिमत नहीं होती, इसलिए वो भी इरेगुलर होती है उसकी मोशन। और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो मिट्टी के ज़रात होते हैं, हवा की वजह से इधर उधर उड़ रहे होते हैं, वो भी इरेगुलर मूवमेंट कर रहे होते हैं। A particle changes its path when another particle collides with it. एक पार्टिकल, एक ज़र्रा अपनी जगह अपना रास्ता तब बदलता है जब कोई दूसरा ज़र्रा उसके साथ आकर टकराता है। यदि मिसाल के तौर पर अगर हम
दो गेंदें लें, उनकी बात करें, एक गेंद पड़ी है और दूसरी उससे जाकर टकराई है, उसको लग गई है, तो जो पहली गेंद पड़ी हुई थी उसने अपना रास्ता बदल लिया, वो कहीं और मूव कर गई, वो कहीं और चली गई। Further collisions cause the particle to follow a random zigzag motion. अब further collision होती है, further एक ज़रा टकराया तो पहले वाला कहीं और चला गया, और पहले वाले के साथ फिर कोई और टकराया तो पहले वाला कहीं और चला गया, या फिर दूसरे ज़रे के साथ कोई तीसरा चौथा ज़रा आके टकराया तो उसकी भी मूवमेंट होती रही, वो भी अपनी जगह बदलता रहा, तो इसको ही हम zigzag मोशन कहेंगे, रैंडम zigzag मोशन कहेंगे। It involves a transfer or exchange of kinetic energy between the particles. अब इसमें क्या होता है कि इस तरह की मोशन के ज़रिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के अंदर ट्रांसफ़र होती रहती है, यानी एक ज़र्रे से दूसरे ज़र्रे के अंदर ट्रांसफ़र होती रहती है काइनेटिक एनर्जी। काजेज़ ऑफ ब्राउनियन मोशन, अब हमने वजूहात देख लेनी है कि ब्राउनियन मोशन होती क्यों है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं। Number 1. The size of the particles is inversely proportional to the speed of the motion. It as small particles move faster. अब ब्राउनियन मोशन की सबसे पहली जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो पार्टिकल का जो ज़र्रे का साइज़ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी स्पीड से। यानी अगर तो हमारे पास कोई छोटा ज़रा है, कोई छोटी चीज़ है, तो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेगा, ज़्यादा तेज़ी के साथ हरकत करेगा बजाय इसके कि जो बड़ा होता है। जो बड़ी चीज़ होती है उसका उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उसका साइज़ बड़ा होता है, तो वो छोटी चीज़ की निस्बत इतनी जल्दी मूव नहीं कर सकती, उसको ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो छोटे पार्टिकल्स होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेंगे उनकी निस्बत जो कि ज़रात बड़े होते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको नंबर 1 जो रीज़न है उसकी समझ आ चुकी होगी कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो बड़े पार्टिकल्स की निस्बत ज़्यादा तेज़ी के साथ हरकत करते हैं, ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करते हैं, इसलिए साइज़ की और जो मोशन की स्पीड है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी उलट है। नंबर 2, दिस इज़ बिकॉज द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी मोमेंटम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ पार्टिकल्स। अब ये ब्राउनियन मोशन इस वजह से भी होती है कि जो एनर्जी होती है वो जो ट्रांसफ़र हो रही होती है एक ज़रे से दूसरे ज़रे के अंदर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ पार्टिकल्स के। यानी पार्टिकल्स का जो मैस होता है वो, और जो एनर्जी है जो ट्रांसफ़र हो रही है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के अंदर, वो दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी वो दोनों भी उलट होते हैं एक दूसरे के। अगर जो एनर्जी है वो कम है और मैस जो है पार्टिकल का वो ज़्यादा है, तो इसी तरह अगर साइज़ उसका पार्टिकल का मैस कम है तो फिर एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है। लाइटर पार्टिकल्स ऑब्टेन ग्रेटर स्पीड फ्रॉम कोलिजन्स। अब वही वाली बात कि जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं जिनका जो अगर साइज़ कम है तो उनका वज़न भी कम होगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, उनको एनर्जी ज़्यादा मिलती है, यानी उसका मैस तो कम है पार्टिकल का लेकिन उसको एनर्जी जो है वो ज़्यादा मिली है आफ्टर कोलिजन। तो नंबर 2 पे ये रीज़न थी कि जो एनर्जी और मैस ऑफ पार्टिकल्स हैं ये दोनों भी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के उलट है। इसमें जितना पार्टिकल लाइटर होगा उसको उतनी ही एनर्जी ज़्यादा मिलेगी कोलाइड करने से, एक दूसरे के साथ टकराने से। Number 3, the speed of the Brownian motion is inversely proportional to the viscosity of the fluid. The lower the viscosity of the fluid, the faster the Brownian motion. अब इसमें भी दो चीज़ें आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एक तो ये स्पीड ऑफ द ब्राउनियन मोशन, ये किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? फ्लूइड की विस्कोसिटी के।
यानी विस्कोसिटी होती है एक तरह से जो गाढ़ापन होता है किसी भी फ्लूइड का। यदि स्पीड ऑफ द ब्रोनियन मोशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, द लोअर द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड द फास्टर द ब्रोनियन मोशन। यानी किसी भी फ्लूइड की जब भी विस्कोसिटी कम होगी तो उसकी ब्रोनियन मोशन ज़्यादा होगी, यानी विस्कोसिटी कम है तो उसकी ब्रोनियन मोशन जो है वो ज़्यादा हो गई है। इसलिए विस्कोसिटी ऑफ और ब्रोनियन मोशन जो है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नोट, विस्कोसिटी इज़ द मेजर ऑफ द फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। यदि विस्कोसिटी किसकी मेजर है, ये फ्लूइड की जो रेजिस्टेंस है, जो उसको रोकने वाली ताकत है, मतलब उसको फ्लो करने से रोकने वाली जो ताकत है, विस्कोसिटी उसकी मेजरमेंट होती है। यदि जितना ज़्यादा जो फ्लूइड है वो थिक होगा, उसकी स्पीड, उसकी विस्कोसिटी उतनी ही कम होगी, वो उतना ही कम मूव कर सकेगा जितना वो थिक होगा। जैसे अगर हम शहद को देखते हैं तो शहद पानी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, इसलिए वो इतना ज़्यादा मूव नहीं करता, इतना ज़्यादा फ्लो नहीं करता। लेकिन पानी जो होता है वो बहुत पतला होता है, इसलिए वो ज़्यादा जल्दी से फ्लो कर जाता है। Number 4, Brownian movement is directly proportional to temperature. स्टूडेंट्स, ये पहली चीज़ आई है जो कि ब्राउनियन मोशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, और वो क्या है? वो है टेम्परेचर, यानी दर्जा हरारत। इंक्रीज इन टेम्परेचर मीन्स फ्लूइड पार्टिकल्स मूव फास्ट। यानी अगर दर्जा हरारत में ज़्यादती आ गई है, बहुत ज़्यादा हो गया है टेम्परेचर, तो जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो भी तेज़ी के साथ हरकत करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, इन हॉट वाटर पार्टिकल्स मूव फास्टर इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। मिसाल के तौर पे गर्म पानी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ हरकत करते हैं बजाय इसके कि ठंडे पानी के अंदर वो हरकत करें। ठीक, ठंडे पानी कोल्ड वाटर में भी वो हरकत करते हैं, मूव करते हैं, लेकिन उनकी स्पीड जो होती है वो बहुत ही स्लो होती है। लेकिन दूसरी जानब हॉट वाटर में अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम मिसाल लेते हैं चीनी को हल करने की, चीनी को अगर हमने पानी में हल करना है तो हम देखते हैं कि जब हम लेमनेड बनाते हैं, स्कंजबीन बनाते हैं, जो कि नॉर्मल पानी होता है, या कभी कभी हम ठंडा पानी भी ले लेते हैं गर्मियों में और उसके अंदर चीनी मिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के वो बहुत ही स्लो स्पीड में मूव कर रहे होते हैं, और इसलिए चीनी जो है बहुत ज़्यादा देर लेती है, बहुत ज़्यादा वक्त लेती है हल होने में। जबकि दूसरी जानब अगर हम चाय में चीनी डालते हैं और उसको हल करते हैं तो वो बहुत जल्दी हल हो जाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस वक्त पानी का, और उसके जो पार्टिकल होते हैं वो तेज़ी के साथ मूव कर रहे होते हैं, इसलिए चीनी जो है वो चाय में जल्दी हल हो जाती है और लेमनेड में, स्कंजबीन में ज़्यादा देर से हल होती है। तो चौथे नंबर पे ब्राउनियन मोशन की जो रीज़न थी वो ये थी कि टेम्परेचर और ब्राउनियन मोशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ब्राउनियन मोशन उतनी ही ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर जितना कम होगा ब्राउनियन मोशन उतनी ही कम होगी। इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्राउनियन मोशन, डियर स्टूडेंट्स, पीछे हमने काजेस ऑफ ब्राउनियन मोशन पढ़ा है, अभी हम इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्राउनियन मोशन पढ़ेंगे, यानी इसके असरात क्या क्या है रियल लाइफ में। Number 1, Brownian movement causes the particles in a fluid to be in constant motion। यदि ब्राउनियन मोशन का असर ये है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी फ्लूइड के अंदर उनको एक कांस्टेंट मोशन में रखती है। यानी ब्राउनियन जो मूवमेंट हो रही है, जैसे कि स्कॉटिश जो था रॉबर्ट ब्राउन था, उसने देखा कि पोलन ग्रेन्स को जब पानी में डाला है तो वो मुसलसल हरकत करते रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो जो ब्राउनियन मोशन है पार्टिकल्स की एक दूसरे के साथ किसी भी फ्लूइड के अंदर, वो कांस्टेंट मोशन होती है, यानी वो हरकत करती ही रहती है, करती ही रहती है। ठीक है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो
हरकत करते रहते हैं, और इसलिए जो ब्राउनियन मोशन है पार्टिकल्स की वो कांस्टेंट मोशन होती है। नंबर 2, दिस प्रिवेंट्स पार्टिकल्स फ्रॉम सेटलिंग डाउन। यानी ये जो है पार्टिकल्स की हिफाजत करती है या बचाती है कि वो नीचे नहीं बैठ जाएं, वो मुसलसल हरकत करते रहें, लीडिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब क्या है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को ये लीड करती है, यानी उनको आपस में ये जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में टकराते रहते हैं, और जो मूवमेंट है जो हमारे पास ब्राउनियन मोशन है ये क्या करती है कि ये रोकती है पार्टिकल्स को नीचे बैठने से। जैसे स्टूडेंट्स आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी हम सिरप लेने जाते हैं किसी भी बीमारी का, खांसी का या बुखार का, तो वो कुछ सस्पेंशंस होती हैं, यानी कुछ जो ज़रात होते हैं वो नीचे बैठे होते हैं, और शीशी के ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि इसको पीने से कबल या ये खाने से कबल जो है इसको अच्छी तरह बोतल को हिलाएं, ताकि जितने भी पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन जो नीचे बैठा हुआ सब आपस में मिक्स हो जाएं और फिर इसको पिएं। तो ब्राउनियन मोशन जो है ये पार्टिकल्स को रोकती है नीचे बैठने से, यानी ये सतह के नीचे ना बैठ जाए, वहाँ पे जमा ना हो, और ये मुसलसल हरकत करते रहें, क्योंकि ब्राउनियन मोशन मुसलसल होती रहती है, इसलिए फिर वो पार्टिकल्स भी मुसलसल हरकत करते रहते हैं। Number 3, Albert Einstein also believed on existence of atoms and molecules। यानी जो आइंस्टाइन था, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था, वो भी इस बात पे यकीन रखता था कि इस कायनात में एटम्स और मोलेक्यूल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उनका कोई ना कोई वजूद है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा सबक था। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर कहीं से भी किसी भी बात की समझ ना आए तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।